पश्चिम बंगाल में इन्होंने मुर्शिदाबाद को पिछड़ा इलाका बना दिया। एमआईएम वहां पर सक्रिय हुई तो ममता बनर्जी जी ने वादा किया हम वहां पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो ये हमारी कामयाबी है। हमले पर डिमोलेशन पर भी असद साहब, लिंचिंग पर असद साहब, तबरेज अंसारी पर असद साहब, पहलू खान पर असद साहब, तो किसका नाम लेगा बीजेपी? तो बीजेपी समझ रही है मोदी के नफीस अंसारी साहब, देखिए जो लोग भी एआईएमआईएम को बी टीम समझते हैं वो समझे, उनकी सोच हमारी ड्यूटी पर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। मैडम देखिए, आप ठेकेदार बनोगे मुसलमानों के हालात देश में जर्जर है। चुनाव लड़ने के लिए जो मुस्लिम बाहुल इलाका है ना, दलित और हिंदू के हालात जर्जर होते हैं तो असद साहब हिंदू ज्यादा करते हैं, ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हिजाब वाली महिला को सीएम, पीएम या मेयर बनाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि देश का विकास हो और उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का हो। नफीस अंसारी साहब, उनको मालूम है उनके पास कोई जवाब नहीं। टीम एजेंट कोई है तो वो कांग्रेस है। ये हर इलेक्शन में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कूद पड़ते हैं, कभी शायर को लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं, पर हिंदू सीट का क्या हुआ जहां पर बीजेपी जीत रही है? नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान और आप देख रहे हैं महादंगल। वैसे कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग जोरू से ज्यादा उन्हें याद करते हैं। उसका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एआईएमआईएम के नेता नफीस अंसारी आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है और जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं नफीस अंसारी साहब आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये क्यों ना कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है कि बीजेपी आरएसएस उन्हें जोरू से ज्यादा याद करती है, मतलब जोरू जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं बता दूं, मतलब पत्नी के लिए देसी अंदाज में कहा जाता है। तो ये जो बयान असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, क्यों ना माना जाए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के बरक्स लाकर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की। नफीस अंसारी, थैंक यू सो मच रोमाना इसार जी, मुझे मौका देने के लिए। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के पास पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोजगार पर बात नहीं करते क्योंकि वो इस मामले में फेल है। पहली बॉल में सिक्सर। वो असद साहब को इसलिए तारीफ करते क्योंकि असद साहब सबसे ज्यादा इस मसले पर उग्र हैं, इसीलिए वो असद साहब का नाम लेते हैं। अब वो राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते, तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। अगर विपक्ष का नेता डेवलपमेंट पर बात नहीं करता, अगर विपक्ष का नेता स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोजगार पर बात नहीं करता और देश का विपक्षी नेता ओवैसी साहब नहीं है पर वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं, तो फिर किसका नाम लिया जाएगा? क्योंकि असद साहब वाकई में इस देश का उभरता हुआ सितारा है। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देश का स्टैंड क्लियर किया, पाकिस्तान को उसके औकात दिलाया, तो बीजेपी समझ रही है कि मोदी के बाद नफीस अंसारी साहब, आपको ऐसा लग सकता है लेकिन अभी तो बजट सत्र चल रहा है और पूरे बजट सत्र में बीजेपी के निशाने पर तो जो नेता विपक्ष राहुल गांधी है वही है। आपने यहाँ बैठे बैठे दरकिनार कर दिया कि साहब राहुल गांधी उनकी कोई हैसियत नहीं है और इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्हीं पर बीजेपी अटैक कर रही है। तेरी भी जली ना। हमने तो नहीं सुना किसी भी बीजेपी के नेता से पूरे अभी बजट सत्र के अंदर की कोई असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक कर रहा है। मामला तो सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन में आप लोग हाथ पैर बहुत मारते हैं आने के लिए, लेकिन आपको कोई मुंह नहीं लगाता है सर इंडिया गठबंधन में है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल है ना। फैक्ट रख रही हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए ना, मैं फैक्ट रख रही हूँ, मेरे दर्शक को फैक्ट पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने सवाल पूछा ना आपसे। सवाल दोहराने दीजिए मुझे, आप शायद सवाल समझे नहीं मेरा। ये रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की, खुद को सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा उन्हें साबित करना है, अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम वाला वो जो ठप्पा है उसको हटाना है, उसी कोशिश में लगे हुए हैं ओवैसी साहब। नहीं, देखिए जो लोग भी एआईएमआईएम को बी टीम समझते हैं वो समझे, उनकी सोच हमारी ड्यूटी पर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया अलायंस में हम आना चाहते थे यही तो दिखाने के लिए कि आप कहते हैं कि हम बी टीम है, तो आप इंडिया अलायंस में लाकर 5 सीट बिहार में देने को तैयार नहीं थे, आपको नुकसान हुआ। तो ये इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए ना कि उनको किसको साथ लेने में फायदा, किसको साथ नहीं लेने में नुकसान है। बात तो सही है। सदन में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, इसीलिए उनका नाम उठ रहा है, बाहर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं राहुल गांधी जी ने कौन से न्याय यात्रा निकाला स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोजगार के नाम पर? उनकी राजनीति वैसी ही जैसे बीजेपी की राजनीति है। असद साहब की राजनीति बहुत क्लियर है, चाइना पाकिस्तान को सबक सिखाओ,
देश में जो गद्दार है उनको सबक सिखाओ। आप मुसलमान को देश का गद्दार नहीं बोल सकते हैं। मुसलमान इस देश के विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं हिजाब वाली महिला को सीएम पीएम या मेयर बनाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि देश का विकास हो और उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का हो। हिमंता विश्व शर्मा जी, नफीस अंसारी साहब, उनको मालूम है उनके पास कोई जवाब नहीं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मतलब अब बीजेपी के साथ साथ एआईएमआईएम भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। यहाँ तो ओवैसी तैयार हैं, बैठे हुए हैं इस ताव के अंदर कि मौका लगे और मुख्य विपक्ष की भूमिका में वो आए। राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है राहुल गांधी से। वास्तविकता ये है कि अगर ओवैसी नहीं होंगे तो भारतीय राजनीति में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं होगी, और बीजेपी अगर 80-80 नहीं चिल्लाएगी तो ओवैसी 20-20 कैसे चिल्लाएंगे। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। ओवैसी साहब जिनको आप घेर रही हैं, ओवैसी इतने बड़े हो गए हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब इसको लेकर जरा सा अपने गिरेबान में कांग्रेस पार्टी को भी झांकना चाहिए ना। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस का दोगलापन अभी हमने तेलंगाना में देखा। वहाँ पे जो बाई इलेक्शन हुआ, कैसे ओवैसी के सपोर्ट से वो चुनाव जीता, तब कौन किसकी बी टीम है? ऐसा क्यों होता है कि जहां पर बीजेपी हारती है वहां ओवैसी साहब नहीं होते हैं? आपने जो एग्जांपल दिया, मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ कि हरियाणा में तो ओवैसी नहीं थे, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई? वहाँ पे तो लोकसभा में भी जीती थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कौम का एक प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नफीस अंसारी, बंटवारे की राजनीति एआईएमआईएम करती है। कितना प्रतिनिधित्व दे दिया आपने मुसलमानों को, बताइए ना। ये शिवसेना की जो नेता है, बहुत सम्मान के साथ मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपने कहा कि हमने क्या किया। पहली बात तो असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने देखा है, और आप और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर डिसाइड कर लीजिए हम किसकी बी टीम ए टीम है। बाद में इस पर डिबेट करेंगे। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,000 बच्चों को ना जात देखते ना धर्म देखते, फ्री की शिक्षा देते। तो आप हमें मत सिखाइए डेवलपमेंट किसको कहते हैं। जहां जहां एमआईएम जीती है डेवलपमेंट का बुनियाद पर जीती है, मुस्लिम वोट के बुनियाद पर हम लोग नहीं जीते हैं। और आपका जो सवाल था कि हिमंता विश्व शर्मा बार बार ओवैसी साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज जो मुसलमानों का मुद्दा है और देश का मुद्दा है उसमें कांग्रेस चुप है। लिंचिंग पर चुप, ट्रिपल तलाक पर चुप, यूएपीए कानून पर चुप, ऐसे हजारों ऐसे बिल है जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया है। तो जब बीजेपी का साथ कांग्रेस खड़ी है हर बिल में और ओवैसी साहब बीजेपी का विरोध करे तो ये लोग राहुल गांधी का नाम क्यों लेंगे? क्यों ये लोग किसी और पार्टी का नाम लेंगे? असद साहब खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं हर मामले पर। डिमोलेशन पर भी असद साहब, लिंचिंग पर असद साहब, तबरेज अंसारी पर असद साहब, पहलू खान पर असद साहब। तो किसका नाम लेगा बीजेपी? इनको समझना चाहिए कि इनकी राजनीति क्या है। देखिए 70 साल से कांग्रेस को मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हरा मतलब अब आपकी बात से तो मुझे लग रहा है जरा धीरेन्द्र मुन्ना का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, मतलब एनडीए के सबसे विरोधी और एनडीए के सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर एआईएमआईएम है क्या? असदुद्दीन ओवैसी है क्या? धीरेन्द्र मुन्ना, आपका अधिकार अपना पार्टी का ठीक है। बाकी मेहमानों का भी जरा एक एक रिएक्शन लेते हैं। रोमाना जी, उसके बाद दोबारा मेरी पार्टी, लोग कहते हैं कि एनडीए को मदद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जी जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है, आरजेडी भी वही कर रही है, अखिलेश जी भी वही कर रहे हैं, सारे लोग तो वही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी को बी टीम कह देना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बिल्कुल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आपस में किन्हीं की एकता नहीं है। सेकुलर बिल्कुल एनडीए की मदद कर रहे कि मुसलमान और हिंदुस्तान को अलग आप नहीं देख सकते। अल्पसंख्यकों को ध्रुवीकरण करते थे डर दिखा करके। और तो कौन सी पार्टी ये डर निकाल रही है? आप ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ये डर निकाल रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये डर निकाल रहे हैं मुसलमानों के दिल से? मतलब मुख्य विपक्ष की भूमिका में, या आप ओवैसी को मुसलमानों का लीडर मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? कि बिहार में या तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, और विपक्ष में मैं मानता हूं कि चाहे 5 ही सीट मिले लेकिन राहुल गांधी जी से बड़े लीडर के रूप में
असीसुद्दीन ओवैसी जी का बिहार में स्वीकारता है। तो करता है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इतने साल तक क्या किया? कांग्रेस ने भी तो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया और मुसलमानों का वोट लिया। मुसलमानों के पास जैसे ही विकल्प आता चला गया, मुसलमान कांग्रेस से छिटकते चले गए। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। यही हो रहा है, यही हुआ है। और मुसलमान डरता नहीं है। बराबरी का नागरिक है इस देश के अंदर, मुसलमान डरता नहीं है। जो इलेक्शन एक्सपेंस होता है ओवैसी का, इलेक्शन एक्सपेंस में आप जाइए, इसमें देखिए इसका फंडिंग कहाँ से आता है। A few moments later. असदुद्दीन ओवैसी जो चुनाव लड़ते हैं राज्यों दर राज्यों में जाकर, वो बीजेपी की फंडिंग से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं देखिए मैडम, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता। झूठ बोल रहा है। ओवैसी का पार्टी में वो तो पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए बात करता है, पार्लियामेंट में भी कहते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं जवाब देती हूँ। एआईएमआईएम के नेता बैठे हुए हैं हमारे साथ, लेकर आइए जरा स्क्रीन पर नफीस साहब को। नफीस साहब, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुसलमान मुसलमान और कोई है ही नहीं आपके पास जाप जपने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको इसीलिए आरोप लग रहे हैं बी टीम होने के कि आप 80-20 वाली राजनीति में बीजेपी के पूरक बनते हैं। और जनगण मन ठीक है, आ रही हूँ। जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं। महाराष्ट्र में 6 हिंदू पार्षद हमारी पार्टी से जीते, तो ये टैग हटा दीजिए। नहीं, टोटल वैसे आप कितने देश के जीते नेता हैं? हैं, मुसलमान के नेता नहीं। एक सेकंड। बंगाल में इलेक्शन से पहले इमाम जीत चुकी है मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महाराष्ट्र में टोटल कितने पार्षद जीते हैं ये भी तो बताते चलिए ना। टोटल कितने पार्षद जीते हैं महाराष्ट्र में? 6 जीते कि नहीं जीते? हिंदू जीते ना 6। टोटल कितने जीते? परसेंटेज तो निकाल लो ना जरा बैठे बैठे। 6 हिंदू जीते कि नहीं जीते? अरे सर, आप शर्मा रहे हैं, शर्मा गए आप। कोई शर्माने कोई बात नहीं मैडम, शर्माइए मत। मुझे जवाब देने दीजिए ना। बताइए ना टोटल कितने, मैं हम बता दूं। प्राउड करते हैं 6 जीते, आने वाले वक्त में 60 जीतेंगे इंशाल्लाह। 126 जीते ना। जहां तक बंगाल की बात है, 126 पार्षदों में से 6 हिंदू जीत गए, उसका आप यहाँ पर बैठकर गुणगान कर रहे हैं। तो बंगाल में ऑलरेडी टीएमसी एमआईएम से हार चुकी है। किससे हार चुकी है टीएमसी? मैडम आपकी आवाज कट रही है, मुझे इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। पश्चिम बंगाल में ये लोग मुसलमानों को लेकर नहीं चलते हैं। पश्चिम बंगाल में इन्होंने मुर्शिदाबाद को पिछड़ा इलाका बना दिया। एमआईएम वहां पर सक्रिय हुई तो ममता बनर्जी जी ने वादा किया हम वहां पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो ये हमारी कामयाबी है। इनसे पूछे, इन्होंने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस बीजेपी को बढ़ावा देती है। इन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को परोस दिया पूरी थाली को कि हम राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका गांधी नहीं आए, किसी ने भी इलेक्शन कैंपेन नहीं किया। सर वो हैदराबाद की सीट, जो हैदराबाद की लोकसभा सीट है सर, जहां से सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, ओवैसी साहब के वालिद साहब भी जीतते हैं सर। जरा उस सीट का हाल देख लीजिए सर, उस पूरे लोकसभा क्षेत्र का हाल देख लीजिए। और बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। उस लोकसभा क्षेत्र में जो मुसलमान है उनकी स्थिति कितनी फर्क है बाकी पूरे देश के मुसलमानों से, इसका आंकलन अगर आप कर लेंगे ना सर, तो यहाँ जो सबको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, आपके सारे आपके तीर जो है सर वो कुंद पड़ जाए। ये देखिए कितना आसान है, देखा कितना आसान है अपना पल्ला झाड़ लेना। देखा कितना आसान है अपना पल्ला झाड़ लेना, कितना आसान है अपना पल्ला झाड़ लेना। सही कह रही है, उनके ताकत में कितना आसान है पल्ला झाड़ लेना। 20,000 बच्चों को आज के डेट में कोई नहीं इससे पढ़ाता। पहले लगातार बीआरएस के साथ सत्ता में थे ना, राज्य में भी सत्ता में थे। सत्ता की भलाई खाते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां पर यूपी में भलाई खाते हैं, रहते हुए मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। ऑक्सीजन से मर जाते हैं, ऑक्सीजन मिलता है उनको। ऑक्सीजन का टैंक मैं आ रही हूँ देवनाथ जी। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। प्रियंका जी बात तो बड़ी जायज है ना। आप बार बार कहती हो कि साहब ये एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, वो लगातार बिहार में कह रहे थे हमें 7 ले लो, बस 5 सीट दे दो, 5 सीट दे दो। सार्वजनिक तौर पर उनके बयान आ रहे थे 7 ले लेते। के बाद हार के बाद फिर ठीकरा मत फोड़िए ना एआईएमआईएम पर। हार के बाद फिर ठीकरा मत फोड़िए एआईएमआईएम पर कि वो बी टीम है, जो वो जीत रही है, अपनी मेहनत से जीत रही है, उसको क्रेडिट दीजिए। पूछती हूँ कि अरे भाई लोकतंत्र में तो हर कोई चुनाव लड़ सकता है ना। मेहनत नहीं है, यहाँ से चिल्लाएंगे। नफीस अंसारी साहब यहाँ पर अब आपसे सवाल मेरा ये है कि साहब ना खुद जीतती है एआईएमआईएम और बीजेपी जो है उसको हरा भी नहीं पाती है एआईएमआईएम।
तो फिर क्यों ना माना जाए कि AIMIM असल में बीजेपी का ही प्यादा है। जहां चुनाव में उतरते हैं खुद बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं और बीजेपी को भी नहीं हरा पाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम हम तो कमाल कर रहे हैं, हमने बिहार में कमाल करके दिखाया। अगर विपक्ष को बीजेपी हमें कमजोर कर रहे हैं, फंडिंग देती, वाकई में बहुत कमाल सिंपल कर रहे हैं। विपक्ष अगर को बहुत बीजेपी कमजोर बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अगर बीजेपी एमआईएम को फंडिंग देती तो पूरे तेलंगाना में हम चुनाव लड़ते। हम सिर्फ 7 सीट में क्यों लड़ते हैं? ताकि बीजेपी का फायदा ना हो। इसी तरीके से बिहार में हमने सिर्फ 30 सीट क्यों लड़ा? पूरे बिहार में लड़ जाते ताकि बीजेपी का फायदा हो। ये जो समझदार लोग इस देश में वो समझते हैं कि असद साहब समझ बुझ के काम करते हैं। वरना राहुल गांधी जी देखिए कैसे वो चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराया, बीजेपी को जिताया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी लड़ी, बीजेपी को जिताया। गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ी, बीजेपी को जिताया। मैडम बीजेपी का बी टीम एजेंट कोई है तो वो कांग्रेस है। ये हर इलेक्शन में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कूद पड़ते हैं। कभी शायर को लाते हैं, कभी किसी को लाते शायर को लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं। पर हिंदू सीट का क्या हुआ जहां पर बीजेपी जीत रही है? ये लोग हिंदू वोट को बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट में ज्यादातर भाषाबाजी कर रहे हैं। हम कहते हैं भैया आप हिंदू असली लड़ाई मुस्लिम वोट की है ना। हाँ, मुसलमानों को छोड़ दो हमारे लिए, मुस्लिम वोट के हम दावेदार हैं। वही तो मैं कह रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ना मैडम, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर वो नेशनल पार्टी है, अगर वो नेशनल पार्टी है, मैडम ये सवाल कांग्रेस से कीजिए। अगर कांग्रेस नेशनल पार्टी है और सबको लेकर चलना तो फिर हिंदू वोट बीजेपी के लिए क्यों छोड़ रही है? महाराष्ट्र में राहुल गांधी क्यों नहीं आए? प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? आपने महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए आपके लिए छोड़ दे, परोस कर दे दिया। मुस्लिम वोट आपके लिए छोड़ देना, मुस्लिम वोट आपके लिए छोड़ दिया जाए, यही चाह रहे हो ना? मतलब कांग्रेस मुस्लिम वोट आपके लिए छोड़ दे, आप ठेकेदार बन जाओ मुस्लिम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैडम देखिए आप ठेकेदार बनोगे मुस्लिम वोट के। देश में आपने सिर्फ सीमांचल को ही चुना चुनाव लड़ने के लिए, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है ना। में दलित और हिंदू के हालात जर्जर होते तो असद साहब हिंदू हिंदू ज्यादा करते। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इन्होंने पूरा सीमांचल में लगाया। जो कथनी है और जो करनी है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है ना। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये है कि कौन किसे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।